Hey guys, welcome back to this channel Learn at Ease दिव्यांका सिन्हा। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का सिविक्स का सेकंड चैप्टर का पार्ट 4। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस में ये पार्ट्स नहीं देखे हैं 1, 2, 3 तो मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अब हम देखेंगे आज के वीडियो में द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, ठीक है। हु देन वेयर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन थे, कब थे और कहाँ थे, कैसे हुए ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर। यू विल फाइंड हियर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर्स हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको यहाँ पे इस चैप्टर में एक ब्रीफ स्केच मिलेगा कुछ लीडर्स का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, ठीक है। हम हमेशा इंपॉर्टेंस की ही बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन थे। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो ड्राफ्टिंग था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग था वो एक असेंबली ने किया था जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा था, ठीक है। और उसी को हम कहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो यहाँ लिखा है ना, कॉल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वे हेल्ड इन जुलाई 1946। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन लोगों को हमने इलेक्ट किया है उसके इलेक्शंस जो हुए थे वो जुलाई में हुए थे। कौन से ईयर में? 1946 में। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946। और उसकी पहली मीटिंग दिसंबर में हुई थी 1946 में। सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। और उसी के बाद जल्दी ही, एक साल बाद ही, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था हमारा कंट्री, ठीक है। The Constituent Assembly was also divided into Constituent Assembly of India and that of Pakistan। और जैसे ही कंट्री डिवाइड हुई वैसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हो गई, कुछ पाकिस्तान के और कुछ इंडिया के, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 members. The assembly adopted the constitution on 26 November 1949 but it came into effect on 26 January 1950, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें 299 मेंबर्स थे और जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन के कब आ गया था? यस, जल्दी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। यस, यू आर राइट, 26 नवंबर 1949। लेकिन हमने इसको अपनाया कब पूरी तरीके से? जनवरी 1950 पे, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? 26 जनवरी को हमने क्यों उसको अपनाया? अब देखते हो ना, हम रिपब्लिक डे भी बनाते हैं उस दिन। तो ऐसा क्यों है? हमने उसी वक्त क्यों अपनाया, पहले क्यों नहीं अपनाया? तो इसके पीछे भी एक थ्योरी है, तो हम आगे देख सकते हैं थ्योरी, वरना अगर नहीं आया इस चैप्टर में तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि इसकी क्या थ्योरी है, ओके। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। और ये हम सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि जनवरी 26 को हम रिपब्लिक डे बनाते हैं। और इंडिपेंडेंस डे कब बनाते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे ये भी बहुत इजी सवाल है, बच्चों के लिए है, बट फिर भी बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाई दिस असेंबली मोर देन 6 decades ago। तो हम क्यों इस असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए इसको एक्सेप्ट करें, जो कि 6 decade से भी ज़्यादा पहले के असेंबलीज थी उनमें का क्यों नहीं एक्सेप्ट करें? वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीज़न अबव। और हमने इसका एक रीज़न ऊपर दिया भी है, क्योंकि ये हम सब के द्वारा चुने हैं और ये सब हमारे हित का ही देखेंगे, तभी तो हमने उन्हें चुना भी है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके मेंबर्स का ही सिर्फ व्यू नहीं देखता, उसमें हम बहुत सारे डिस्कशन करते हैं, डिबेट्स करते हैं। आपने देखा ना कि जैसे भी कोई लॉ से वो प्रभावित होते हैं तो सब उस पर चर्चा करते हैं बैठ के कि ये लेंगे तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ओके। इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कॉन्सेंसस ऑफ इट्स टाइम। और ये हमें बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेंसस बताता है अपने टाइम का। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to
ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़। बहुत सारी जगह पे उनको दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ता है क्योंकि जो बेसिक रूल्स है वहाँ के वो सब एक्सेप्ट नहीं करते। मेजर जो ग्रुप्स होते हैं ना, मेजर रिलीजन्स वगैरह के ग्रुप्स या फिर जो मेजॉरिटी में होते हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमें उसको रीराइट करना पड़ता है। इसीलिए इसमें बहुत सारी डिस्कशंस और डिबेट्स होना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है इसमें। इन सम अदर कंट्रीज़ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर। और बहुत सी कंट्रीज़ में बस ये एक कागज़ पर लिखे हुए रूल्स की तरह ही माना जाता है। नो वन एक्चुअली फॉलोज़ इट, और कोई भी इसे अच्छे से एक्चुअल में फॉलो नहीं करता है। ठीक है, द एक्सपीरियंस ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्सपीरियंस है ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है। ओके, ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी several groups have questioned some provisions of the constitution। बहुत से ग्रुप्स ने कुछ दायित्व में कुछ पहलू पे क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन उठाए हैं ये भी हम देखेंगे। बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द लेजिस्टिमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कभी भी किसी ने लेजिस्टिमेटी से उसके बारे में क्वेश्चन नहीं किया है। जो बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप्स या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, इन्होंने कभी नहीं किया है। दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बहुत अनयूजुअल अचीवमेंट है किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। और जो दूसरा रीज़न है कि सबने इसको एक्सेप्ट किया है, क्या तो वो क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो हमारे ही तो व्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि हमने उन्हें इलेक्ट किया है और वो सिर्फ हमारे व्यूज़ उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तभी तो हमने उसे इलेक्ट किया है। ठीक है, देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम। और उस समय कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी नहीं थी। सो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। सो इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो सारे लोगों के द्वारा नहीं चुनी गई है क्योंकि उस वक्त कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी। It was elected mainly by the members of existing provincial legislatures that we mentioned above। और ये बस एग्जिस्ट करने वाले जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे ना, वो जहाँ के पहले से जो थे, उन्होंने ही इनको बोला कि आप बनाओ, उन्होंने ही इलेक्ट किया इन्हें। ठीक है, दिस इंश्योर अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रिलीजन ऑफ द कंट्री। और ये एक फेयर जोग्राफिकल शेयर बताता है। ठीक है, द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लेड इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है ना, ये जो असेंबली थी ये किसको डोमिनेट करती थी? INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत हेल्प की थी और उसी ने लेड भी किया था। बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस। लेकिन जो कांग्रेस है वो खुद ही बहुत सारी वैरायटी के पॉलिटिकल ग्रुप्स और ओपिनियंस को देखती थी, फॉलो करती थी। द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। और असेंबली में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो कि इस कांग्रेस से एग्री नहीं करते थे। इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजियस एंड ऑक्यूपेशंस। और जो सोशल टर्म में भी देखा जाए तो असेंबली में अलग अलग जाति, धर्म, भाषाएं, इन सब के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे। Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different। भले ही वो एकदम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से ही ली गई हो, लेकिन फिर भी वो इतनी डिफरेंट होती नहीं थी। Finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gives sanctity to the Constitution। तो फाइनली जो जिस मैनर में ये Constituent Assembly वर्क कर रही है उससे हमें क्या मिलता है? सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है ये सैंक्टिटी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी एक सिस्टमैटिक और सबके लिए खुली थी और एक कंसेंशुअल मैनर में वर्क करती थी। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वेर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को डिसाइड किया गया और उसको माना गया। ठीक है,
Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. और उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी थी जिसका चेयरमैन कौन था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उसने एक ड्राफ्ट किया एक कॉन्स्टिट्यूशन को और डिस्कस किया. Several rounds of thorough discussion took place in the draft constitution clause by clause. और बहुत सारे ऐसे डिस्कशंस चलते रहे राउंड बाय राउंड, मीन्स क्लॉज बाय क्लॉज. More than 2000 amendments were considered और 2000 से भी ज़्यादा amendments को consider किया गया. The members deliberated for 114 days spread over 3 years. और इन्होंने 114 days तक वर्क किया जो कि 3 साल तक फैल गया. Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. जितने भी डॉक्यूमेंट डिस्कस किए गए, एक एक वर्ड जो भी बोला गया सबको रिकॉर्ड करके प्रिजर्व करके रखा गया है. ठीक है. These are called Constituent Assembly debates और इसको हम कहते हैं Constituent Assembly के debates. Okay. When printed, these debates are 12 bulky volumes. जब इनको प्रिंट किया जाता था तो ये 12 bulky volumes के बराबर होते थे. ठीक है. These debates provide the rationale behind every provision of the constitution. और ये हमें सारे provision बताता है constitution का. These are used to interpret the meaning of the constitution. और ये जो constitution का meaning है उसको बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है. तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हो जाता है ख़त्म. तो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हो जाता है ख़त्म. तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.